Hello and welcome to my YouTube channel Learn English with Gyan Prakash. First of all, I would request you, if you haven't subscribed to my channel so far, please do subscribe to it. Thank you. Today I am here with a new topic, and most of the people get confused while using to just after a verb. So today I am here with the same topic, and I hope it will resolve your problems. And so let's start. First of all, we would see which are commonly those verbs which take to just after them as they get any object. So let's see the verbs first. Come on. It's say, talk, speak, go, come, listen, reply, respond, object, suggest, propose, cling, adhere, stick. So these are common verbs which take just to, the after and before the object. तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हिंदी में समझाइए, हिंदी में समझाइए। तो ये बहुत आसान है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेते हैं यदि उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आखिर वो कौन कौन से वर्ब्स होते हैं उसी का लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ इसे। से, टॉक, स्पीक, गो, कम, लिसन, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड, ऑब्जेक्ट, सजेस्ट, प्रपोज, क्लिंग, अडेयर, स्टिक। ये सब का मीनिंग भी मैं बता देता हूँ। से मीन्स कहना, टॉक मीन्स बात करना, स्पीक मीन्स बोलना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, लिसन मीन्स सुनना, रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिस्पॉन्ड मतलब भी जवाब देना, ऑब्जेक्ट विरोध करना, सजेस्ट सलाह देना, प्रपोज प्रस्ताव रखना, क्लिंग, अडेयर एंड स्टिक। ये तीनों का सेम मीनिंग होता है चिपके रहना या डटे रहना। तो इस तरह से ये इसके मीनिंग्स होते हैं। अब आप लोगों को ये जानना है कि आखिर इसके बाद जो हम टू लगाते हैं तो इसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट में आपको टू लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो चलिए उसको पहले गौर करते हैं। याद रखना है कि से मीन्स कहना, तो जिसको आप कहते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो आपको से के बाद टू लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं राम को कहता हूं, तो किसको कहता हूं? तो राम को। तो राम यहां पे आ गया। तो जब राम आ गया सेंटेंस में, इसका मतलब है कि जब आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो से के बाद आपको टू लगाना होगा। जैसे आई से टू राम। राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। से वर्ब जो कि यहाँ पे एक लिस्ट में आया हुआ है कि से के बाद हम टू लगाएंगे तब जब ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा आएगा तो मैं समझा चुका हूँ कि जिसे आप कहते हैं अगर वो है तो ही आप टू लगाएंगे, लेकिन जिसे आप कहते हैं वो नहीं है सेंटेंस में तो फिर टू का प्रयोग हरगिज नहीं होगा, ये ख्याल रखना है। इसी को अगर आप ये कर दोगे आई से राम, तो ये इनकरेक्ट यानी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में से के बाद राम आ रहा है, जिसे आप कहते हैं वो है, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से
अगर रहेगा सिर्फ कि मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो ये नहीं है ऑब्जेक्ट कि जिसे आप कहते हैं वो भी प्रेजेंट है। तो इसका सीधा बनेगा मैं का आई, कहना का से। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर टू नहीं लगाना है। टू हम तभी लगाएंगे से के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो जिसे आप कहते हैं वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आना चाहिए। मुझे यकीन है आप समझ रहे होंगे। अगर इसको आप ऐसे सिर्फ लिख दोगे कि आई से टू, तो ये फिर इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको से का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। टॉक, टॉक मीन्स बात करना। तो अब यहाँ पे है क्या कि ऑब्जेक्ट के रूप में वो होना चाहिए जिससे आप बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ तो आप ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पे टॉक के बाद टू लगेगा। मैं पिताजी से बात करता हूँ तो पिताजी से बात करते हैं, यानी पिताजी वहाँ पे हैं सेंटेंस में, इसलिए वहाँ पे टू लगेगा टॉक के बाद। मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे यहाँ पे हैं सेंटेंस में, इसलिए वहाँ पे टू लगाना होगा। मतलब वर्ब के बाद टू लगाना है, ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना है। यानी वर्ब के बाद टू, ऑब्जेक्ट के पहले तो ऑटोमेटिकली हो गया वो। मतलब साफ है कि यदि सेंटेंस होगा वह मुझसे बात करता है, तो वह का ही हो जाएगा, बात करना का टॉक हो जाएगा, और इसके बाद ही है चूंकि इसलिए एस लगाना होगा तो टॉक्स हो जाएगा। और मुझसे, चूंकि बात जिससे करते हैं वो है यहाँ पे, इसलिए आपको टू लगाना होगा, और यहाँ पे मुझसे कम ही हो जाएगा। ही टॉक्स टू मी। अगर आप इसे फिर इस तरह से करेंगे ही टॉक्स मी, तो भी गलत हो जाएगा। या फिर अगर ऑब्जेक्ट ना रहे और टू लगा दें तो भी गलत हो जाएगा। अगर आप ही टॉक्स टू करते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना होगा कि यदि टॉक आता है और इसके साथ वो ऑब्जेक्ट आता है जिससे आप बात करते हैं, तो फिर आपको टू देना होगा दोनों के बीच में, नहीं देंगे इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाइए स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना। अब जिसको आप बोलते हैं वो होना चाहिए सेंटेंस में, तो आप स्पीक के बाद टू लगाएंगे। अगर वो नहीं है तो टू नहीं लगाएंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल। वह मुझे बोलता है, वह का ही कर दीजिए, बोलना का स्पीक, लेकिन ही है तो स्पीक्स हो जाएगा। अब चूंकि मुझे ऑब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे टू मी करना होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जिसको आप बोलते हैं वो होना चाहिए। तो आप किसको बोलते हैं? मुझे, इसलिए यहाँ पे टू लगा है। लेकिन अगर रहेगा वह मेरे बारे में बोलता है, आप ऐसे समझिए इसे, वह मेरे बारे में बोलता है, तो इस सेंटेंस में वो नहीं है जिसे आप कहते हैं। इसमें कौन है? तो कहने यानी बोलने वाला है, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो है कि मेरे बारे में। लेकिन आप किसको कहते हैं ये नहीं दर्शाया गया है, इसलिए इसमें स्पीक के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, वह मेरे बारे में बोलता है तो वह का हो जाएगा ही, बोलता है स्पीक्स। मेरे बारे में तो अबाउट मी करना होगा, ही स्पीक्स अबाउट मी। लेकिन अगर आप इसमें कर दें ही स्पीक्स टू मी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ फिर अलग निकल जाएगा। यहाँ पे वह मुझे बोलता है हो जाएगा। इसलिए आपको ख्याल रखना होगा कि सेंटेंस में ये पहचानना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या आ रहा है, ताकि आप टू लगा सकें।
यानी जिसे आप कहते हैं वो आएगा तभी टू लगाएंगे, अगर वो नहीं आएगा तो टू का प्रयोग नहीं होगा। अब इसी में अगर हो जाएगा कि वह मेरे बारे में तुम्हें बोलता है, वह मेरे बारे में तुम्हें बोलता है, तो अब इसमें जिसे बोलते हैं वो भी आ गया है। देखिए तुम्हें बोलता है तो तुम्हें आ गया, जिसे बोलते हैं अब यानी टू लगेगा स्पीक के बाद। तो चलिए दिखाते हैं। वह का ही बोलता है स्पीक्स, उसके बाद तुम्हें बोलता है तो अब टू यू आएगा। अब इसके बाद बच गया क्या, मेरे बारे में, तो अबाउट मी। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वह मेरे बारे में तुम्हें बोलता है, तो इंग्लिश हो जाएगा ही स्पीक्स टू यू अबाउट मी। तो मतलब साफ है कि से के बारे में मैंने बताया कि से के बाद टू तब लगाएंगे जिसको आप बोलते हैं वो होना चाहिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे। दूसरा नंबर टॉक यानी बात करना, जिससे आप बात करते हैं वो जब होगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो टॉक अपने बाद टू लेगा। स्पीक यानी बोलना, जिसको आप बोलते हैं वो अगर सामने है, सेंटेंस में है, तो फिर टू लगेगा स्पीक के बाद। फिर इसके बाद है गो। तो चलिए इसको अब देखते हैं। गो में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहां आप जाते हो या जिस व्यक्ति के पास आप जाते हो, अगर वो है तभी गो के बाद टू लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, तो जहाँ जाते हैं वो है दिल्ली, इसलिए गो के बाद टू लगेगा। मैं राम के पास जाता हूँ, तो जिसके पास जाता हूँ वो है राम, इसलिए गो के बाद टू लगेगा। तो गो कहाँ, गो के बाद टू कब लगाना है ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जहाँ आपको जाना है वो स्थान अगर है तो आप टू लगाइए। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति के पास आपको जाना है, अगर व्यक्ति का बोध कराना है तो फिर उस स्थिति में भी आपको गो के बाद टू लगाना होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू दिल्ली यानी मैं दिल्ली जाता हूँ। देखिए इस सेंटेंस में जहाँ जाता हूँ उसका वर्णन है। कहाँ जाता हूँ तो दिल्ली जाता हूँ, तो जहाँ जाता हूँ इसका जब वर्णन रहे तो उस स्थिति में गो के बाद टू लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गो के बाद टू लगा। अगर किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो भी गो के बाद टू लगाना है। जैसे वह राम के पास गया, वह राम के पास गया, तो वह का ही, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए वेंट। गो का रूप अगर बदल रहा है, वेंट हो रहा है या गॉन हो रहा है, तो भी उसके बाद टू लगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी जितने भी वर्ब्स हैं इनके अगर रूप बदल भी जाएं, V2 फॉर्म में आ जाएं, V3 फॉर्म में आ जाएं, V4 फॉर्म में आ जाएं या V5 फॉर्म में आ जाएं, फॉर्म इनका कुछ भी क्यों ना हो, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का आएगा जैसा मैं वर्णन कर रहा हूँ तो इन सभी फॉर्म के बाद टू का प्रयोग होगा, ये ख्याल रखना है। तो गो के बाद टू होता है, आपने ऐसा देखा यहाँ पे। गो का ही फॉर्म है वेंट, तो इसके बाद भी टू होगा। तो ही वेंट टू किसके पास, तो राम के पास, इसलिए यहाँ पे आपको राम देना होगा। ही वेंट टू राम, वह राम के पास गया। अगर यही रहेगा वह राम के पास जाता है, वह राम के पास जाता है, तो भी देख लीजिए वह का ही जाता है ही के हिसाब से गोज हो जाएगा। अब चूंकि राम के पास जिसके पास जाता है वो दिया हुआ है इसलिए टू राम। लेकिन अगर ये दिया न रहे कि कहाँ जाता है, ये पता न चले कि दिल्ली जाता है या मुंबई जाता है या कहीं और जाता है,
ये भी पता ना चले कि किसके पास जाता है, तो फिर टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वह मेरे लिए जाता है, वह मेरे लिए जाता है, लेकिन कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, ये वर्णन नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में टू का प्रयोग नहीं होगा। तो देख लीजिए, वह कहीं जाता है, गोज, मेरे लिए, सीधा फॉर मी। अगर आप इसे बनाएंगे ही गोज टू फॉर मी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि टू का प्रयोग हम तभी करते हैं जब जहाँ जाना होता है या किसी के पास जाना होता है वो दिया हुआ रहे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग इट। ये तो गो की बातें थी, अब आगे कम का देखते हैं। कम मीन्स आना, आप सब जानते हैं इसे। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कहीं आते हो, अगर वो जगह दिया रहे तो फिर कम के बाद टू लगेगा। जैसे मैं दिल्ली आता हूँ, मैं घर आता हूँ, मैं कोचिंग आता हूँ, मैं होटल आता हूँ। जिस जगह को आप आते हो वो जगह यदि दिया हुआ है तो कम के बाद टू लगेगा। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति के पास आप आते हैं और वो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है या उस व्यक्ति का संबोधन प्रोनाउन के रूप में ही क्यों न किया गया हो, तो उस स्थिति में कम के बाद टू का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। वह पटना आता है, वह पटना आता है, वह का ही, आना का कम्स, चूंकि ही है तो कम्स। अब देख लीजिए पटना, तो जहां आता है वो जगह दिया हुआ है, इसलिए पटना सिर्फ नहीं लिखेंगे, टू पटना लिखना पड़ेगा। ही कम्स टू पटना, यानी वह पटना आता है। ठीक इसी तरह से अगर रहेगा कि मैं उसके पास आता हूं, तो आप जिसके पास आते हैं उसका वर्णन है, इसलिए यहां भी कम के बाद टू लगाना ही होगा। मैं का आई, आना का कम, चूंकि आई है इसलिए भी वन का प्रयोग होगा। एक बात और ख्याल रखिएगा, बहुत लोग इसे आई पढ़ते हैं, आई नहीं होता, ये आय होता है, आय, ये ख्याल रखिएगा प्रोनाउंसिएशन। तो आई कम टू हिम, मैं उसके पास आता हूँ। मतलब साफ है कि कम के बाद टू का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई स्थान दिया रहे जहाँ पे आप आते हैं या वो व्यक्ति का वर्णन हो जिसके पास आप आते हैं। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं लिसन। लिसन का मतलब सुनना होता है। तो जिसे भी आप सुनते हो, जैसे आप यदि टीचर को सुनते हो तो फिर लिसन के बाद टू लगाना होगा। यदि आप प्राइम मिनिस्टर को सुनते हो तो फिर लिसन के बाद टू लगाना होगा। यदि आप रेडियो सुनते हो तो भी लिसन के बाद टू लगाना होगा। अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो भी आपको लिसन के बाद टू लगाना होगा। यानी जिस व्यक्ति को यदि आप सुनते हो या किसी चीज़ को आप सुनते हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो याद रखें कि लिसन के बाद टू लगाना होगा यदि उस चीज़ का वर्णन है जिसे आप सुनते हैं। अगर सीधा है कि मैं सुनता हूँ तो इसमें तो पता ही नहीं चलता है कि क्या सुनता हूँ, किसे सुनता हूँ, तो इसमें टू नहीं लगेगा। लेकिन जब रहेगा कि मैं प्रधानमंत्री को सुनता हूँ, तो जिसे सुनता हूँ वो सेंटेंस में चूंकि आ गया, इसलिए यहाँ पे लिसन के बाद टू लगेगा, जरूर लगेगा। अगर मैं गाना सुनता हूँ तो यहाँ पे क्या सुनता हूँ, तो गाना सुनता हूँ, गाना यहाँ पे आ रहा है, इसलिए लिसन के बाद टू लगेगा। अगर मैं न्यूज़ सुनता हूँ तो क्या सुनता हूँ, तो न्यूज़ आ गया, इसलिए लिसन के बाद टू लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं इसे।
मैं समाचार सुनता हूँ। तो देखिए आई, सुनना का लिसन। अब चूंकि जो सुनते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, क्या सुनते हैं, तो समाचार सुनते हैं। तो समाचार का इंग्लिश न्यूज़ होता है। तो अब लिसन के बाद आपको टू पहले लगाना होगा, क्योंकि क्या सुनते हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो आई लिसन टू द न्यूज़, आई लिसन टू द न्यूज़, मैं समाचार सुनता हूँ। अगर रहेगा मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, तो जिसे सुनते हैं वो है इसमें, इसलिए आपको टू लगाना होगा। तो मैं का आई, सुनना का लिसन, उसके बाद टू और उसके बाद यू, आई लिसन टू यू। अगर आप इसे ऐसे कर देंगे सीधा आई लिसन यू, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ये। इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और समझिए, सुनना का इंग्लिश हियर भी होता है, HEAR, हियर मतलब सुनना। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हियर के बाद आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप हियर का प्रयोग करना चाहें तो जैसे मैं समाचार सुनता हूँ तो आई हियर द न्यूज़ सीधा हो जाएगा, टू नहीं लगेगा। मैं तुम्हें सुनता हूँ तो आई हियर यू सिर्फ होगा, आई हियर टू यू नहीं होगा, क्योंकि हियर अपने बाद टू नहीं लेता है। इसलिए मैं नोट में यहाँ पे आपको बता दूँ कि हियर प्लस टू का यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाता है। ख्याल रखिएगा, लिसन के बाद टू का प्रयोग होता है, हियर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर ये बोलना रहे कि मैं तुम्हें सुनता हूँ और हियर का प्रयोग करना है तो आपको सीधा बताना है आई हियर यू। जैसे देखिए, मैं तुम्हें सुनता हूँ, आप कह सकते हैं आई हियर यू। लेकिन अगर आप इसे कर देंगे आई हियर टू यू तो ये गलत हो जाएगा। एक बात और ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है दोनों के बीच में। लिसन का मतलब होता है गौर से सुनना, मीन्स व्हेन समबडी इज स्पीकिंग यू आर पेइंग अटेंशन टू दैट, कि जब कोई कुछ बोल रहा है तो आप उस पर ध्यान दे रहे हो, ये होता है लिसन। बट जो हियर होता है दैट्स अ कॉमन वर्ड, किसी ने कुछ बोला मैंने सुन लिया, इट डजंट मैटर कि आप पूरा केयरफुली से सुन रहे हो। तो हियर और लिसन में स्लाइट डिफरेंस है, यानी हल्का अंतर है। चलिए अब देखते हैं आगे रिप्लाई। तो इसके लिए ज़रा मैं इसे मिटा दूं पहले। रिप्लाई और रिस्पॉन्ड, ये दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। दोनों का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना। अब इसका प्रयोग जो हम करते हैं, यानी कि इसके बाद जो टू लगाते हैं वो तब लगाते हैं जब जिसे जवाब देना है वो रहे आपके पास, यानी सेंटेंस में। जैसे मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मैं टीचर को जवाब देता हूँ, मैं पुलिस को जवाब देता हूँ, मैं बच्चों को जवाब देता हूँ। मतलब साफ है कि जिसे आप जवाब देते हैं अगर वो सेंटेंस में है या उसे बताना है, बोध कराना है, तो आपको रिप्लाई और रिस्पॉन्ड के बाद टू लगाना होता है। अगर नहीं लगाएंगे वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वह मुझे जवाब देता है, क्या हो जाएगा, ही रिप्लाइज। अब चूंकि जिसको जवाब देता है वो है मुझे, किसे जवाब देता है तो मुझे। तो जब ये आ गया कि जिसे जवाब देना है वो भी सेंटेंस में, तो आपको टू लगाना होगा रिप्लाई के बाद। तो ही है तो रिप्लाइज हो जाएगा और उसके बाद टू मी।
ही रिप्लाइज टू मी। अगर रहेगा मैं उसे जवाब देता हूं, तो मैं का हो जाएगा आई। जवाब देना का आप चाहें रिप्लाई कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक में मैं रिप्लाई यूज किया हूं, दूसरे में रिस्पॉन्ड कर देता हूं। आई रिस्पॉन्ड टू, जिसे जवाब देना है वो है इसमें उससे। किसे जवाब देता हूं, तो उससे। तो जिसे जवाब देते हैं अगर वो है तो रिस्पॉन्ड या रिप्लाई के बाद टू लगाना होगा, इसलिए आई रिस्पॉन्ड टू हिम। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर उसे है, कभी आप ही लगा देते हैं, कभी हिम लगा देते हैं। आप लोगों को एक चीज़ जानना होगा कि उसे यदि वर्ब के पहले आता है तो उसका मीनिंग ही होता है, और उसे यदि वर्ब के बाद आता है तो उसका मीनिंग हिम होता है। यहाँ पे देखिए उसे का जो हिम मीनिंग आया है वो वर्ब के बाद आया है, इसलिए यहाँ पे हिम हो गया। लेकिन यही उसे अगर शुरू में आता तो वर्ब के पहले अगर आता तो निश्चित तौर पे वहाँ पे ही लिखना होता, हिम नहीं लिखना होता। यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए, ये था जवाब देना, रिप्लाई या रिस्पॉन्ड। इसके बाद भी टू लगता है कब, जब जिसे जवाब आप देते हो वो भी सेंटेंस में रहे। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट यानी विरोध करना। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ बोला और आप उसका विरोध करते हैं क्योंकि आप उसकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। तो आप क्या कहते हो कि मैं आपका विरोध करता हूँ, मैं अपने दोस्त का विरोध करता हूँ, मैं उस पार्टी का विरोध करता हूँ। बहुत बार होता है किसी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, आप उसका विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं इस पार्टी का विरोध करता हूँ। तो विरोध करने के सेंस में आपको ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाना होता है तब जब वो दिया रहे कि आप किसका विरोध करते हैं। जैसे मैं आपका विरोध करता हूं तो देखिए इसमें आपका आ गया, इसलिए यहाँ पे टू लगेगा। यदि मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान का विरोध करता हूं तो इस सेंटेंस में आ गया कि मैं किसका विरोध करता हूं, तो पाकिस्तान का, इसलिए यहाँ पे टू आएगा। लेकिन अगर सीधा रहे कि मैं विरोध करता हूं, तो जब मैं विरोध करता हूं इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि किसका विरोध करते हैं, तो टू का प्रयोग नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पाकिस्तान का विरोध करता हूं। मैं पाकिस्तान का विरोध करता हूं। तो चलिए बनाते इंग्लिश। मैं का हो जाएगा आई, विरोध करना का आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जिसका विरोध करते हैं वो दिया हुआ है। आई ऑब्जेक्ट टू पाकिस्तान। अगर किसी ने कुछ जवाब दिया आप उसका विरोध करते हैं तो आई ऑब्जेक्ट टू योर आंसर। देखिए मैं आपके जवाब का विरोध करता हूं। क्या हो जाएगा? मैं का आई, विरोध करता हूं ऑब्जेक्ट, तो किसका विरोध करता हूं? दिया हुआ आपके जवाब का, तो टू योर रिस्पॉन्स। जवाब का क्या होता है? रिस्पॉन्स। तो आई ऑब्जेक्ट टू योर रिस्पॉन्स। तो इस तरह से आप इसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना। सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सलाह देने की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसे आप सलाह देते हैं वो भी अगर सामने में है यानी सेंटेंस में है तो फिर वहाँ पे सजेस्ट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको सलाह देता हूँ, तो देखिए आप आ गए सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। मैं बच्चों को सलाह देता हूँ, सेंटेंस में देखिए बच्चों आ गया, इसलिए वहाँ पे टू का प्रयोग होगा। मैं अपने भाई को सलाह देता हूँ, तो देखिए अपना भाई आ गया यहाँ पे, जिससे मैं सलाह देता हूँ वो है इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। तो देख लीजिए एग्जाम्पल में,
मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। मैं का हो जाएगा आई, सलाह देना सजेस्ट। अब जिसे सलाह देते हैं वो है, इसलिए टू लगाना होगा। आई सजेस्ट टू यू। अगर आप इसमें टू को एब्सेंट कर देंगे, आप यूज़ नहीं करेंगे, तो ये इनकरेक्ट यानी गलत हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं आई सजेस्ट यू, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कहना है आई सजेस्ट टू यू। बहुत बार कहते हैं ना कि मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सजेस्ट टू यू बोलना होगा। अगर आप कहते हैं आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसे सलाह देना है अगर उसे आप ऐड कर रहे हो सेंटेंस में, तो सजेस्ट के बाद टू लगाना ही होगा। थैंक यू। और आगे देखिए, प्रपोज। प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव रखना। अब इसमें क्या है कि जिसके सामने आप प्रस्ताव रखते हो, अगर वो है तो फिर वहाँ पे प्रपोज के बाद टू लगाते हैं। जैसे मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ, तो आप आ गए इसमें, इसलिए टू का प्रयोग होगा। लेकिन सीधा अगर है कि मैं प्रस्ताव रखता हूँ, पता न चले किसके सामने रखता हूँ, ये सेंटेंस में वर्णन नहीं है, तो फिर आपको याद रखना होगा कि प्रपोज के बाद टू नहीं लगाना है। एग्जाम्पल में देखते हैं। सॉरी, देखिए प्रपोज। मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं। मैं का हो जाएगा आई, प्रस्ताव रखना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोज, आई प्रपोज। अब चूंकि जिसके सामने प्रस्ताव रखते हैं वो दिया हुआ है, इसलिए प्रपोज के बाद टू लगाना होगा। अगर आप नहीं लगते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई प्रपोज टू यू। अगर आप सीधा कहते हैं आई प्रपोज यू, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आगे देखिए, क्लिंग, अधेयर और स्टिक। याद रखना होगा ये तीनों का एक ही मीनिंग होता है, चिपके रहना या डटे रहना। तीनों का सेम मीनिंग है, इसलिए मैंने एक साथ ऐड कर दिया। क्लिंग, अधेयर और स्टिक, ये तीनों का मतलब होता है चिपके रहना या डटे रहना। बहुत बार होता है क्या कि आप कोई जवाब देते हो और आप उस पर डटे रहते हो। कोई स्टेटमेंट आप देते हो, उस पर आप डटे रहते हो। कोई आइडिया देते हो, उस पर आप डटे रहते हो या उस आइडिया से चिपके रहते हो आप। तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो है ना, ये जो वर्ब यूज़ करते हो, चाहे आप क्लिंग यूज़ करो या अडेयर यूज़ करो या स्टिक यूज़ करो, इन सभी के बाद आपको टू लगाना ही होगा। अगर वो आइडियाज़ दिया हुआ है साथ में जिस पे आप डटे हो, वो स्टेटमेंट दिया हुआ है जो जिस पे आप डटे हो। कैसे, जरा देखिए एग्जाम्पल में। वह अपने कथन पर डटा है। वह अपने कथन पर डटा है मतलब साफ हो जाएगा he is sticking, to लगाना होगा। he is sticking to, उसके बाद अपने कथन, तो इसका हो जाएगा his statement। तो he is sticking to his statement। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ, डटा हूँ, सेम चीज़ हो गया ये।
इसी को अगर आप चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डाल सकते हैं, चूंकि इस तरह के सेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ही स्टिक्स टू हिज स्टेटमेंट, ही स्टिक्स टू हिज स्टेटमेंट। और अगर आप चाहें तो स्टिक के जगह पे अडेयर यूज कर सकते हैं, या अगर चाहें तो क्लिंग यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग कैरी करता है ये। लेकिन कब आप ये क्लिंग के बाद टू लगाएंगे, अडेयर के बाद टू लगाएंगे या स्टिक के बाद टू लगाएंगे, जब वो चीज़ दिया रहे जिस पे आप अडिग रहते हो या जिस पे आप एकदम चिपके हुए रहते हो कि नहीं मैंने जो कहा है वो एकदम है। इसलिए ये सभी ऐसे कॉमन वर्ब्स है ना जो अपने बाद टू तब लेते हैं जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का स्वरूप कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, ये जानना जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बोलते भी हैं, बट इन चीज़ों के कमी के कारण, चूँकि इसका करेक्ट ज्ञान उनके पास होता नहीं, इसलिए वो मिस्टेक्स करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो होता है उसमें भी काम करता है। यदि आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉमन एरर्स बनाते हैं और इस तरह का नॉलेज की कमी है तो निश्चित तौर पे गलतियां आप नहीं पकड़ पाएंगे, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएं। इसलिए इन चीज़ों को बार बार देखें, बार बार समझें, हो सके तो कॉपी पे नोट कर लें, उसे याद कर लें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।